तो आज हमारी कहानी है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। क्लास 12 की जीव विज्ञान हम लोग देखने चल रहे हैं और इसमें जो हम लोग देखने चल रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। प्रजनन का मतलब तो मुझे मालूम है कि प्रजनन का मतलब क्या होता है। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने ही जैसी संतति को, छोटे संतति को जन्म देना, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देना, अपने ही जैसे समान गुण वाले छोटे संतति का जन्म देना ही क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। उसी प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो प्रजनन होता कैसे है? तो प्रजनन होने के लिए मैं बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूँ कि प्रजनन तभी भी जीवन होता है। तो दो तरह के प्रजनन होते हैं, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि दो तरह के प्रजनन कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो तरह के प्रजनन जो है, ये दो तरह के प्रजनन, एक होता है अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। दो तरह के प्रजनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। देखिए ये आ गए हैं बेचारे भी पढ़ने, इनको हम कह रहे हैं कि आप जाओ यार, आप जाओ नहीं तो आप हमको तंग कीजिएगा। तो दो तरह के अलैंगिक, दो तरह के प्रजनन है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। तो अलैंगिक में लैंगिक तब होगा जब इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होंगे, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे, तभी जाकर लैंगिक जनन होता है। अगर ये नहीं होते हैं तो लैंगिक जनन नहीं होगा, अलैंगिक जनन होगा। तो हम लोग लैंगिक जनन को ही जो है सो कि पढ़ने चल रहे हैं, लैंगिक जनन को पढ़ने चल रहे हैं। तो लैंगिक जनन में फिर हमारे पास है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को देखना है। तो हम थोड़ा सा भी देखना चाहते हैं कि जिन जीवों के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, उन जीवों में ये पुष्पीय पादप कहाँ है। तो पूरे जीव समष्टि में हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा ग्रुप आते हैं। प्रोकैरियोटिक आप समझ सकते हैं कि वैसे जीव जिनकी कोशिका के नाभिक पर आवरण नहीं होता है, इन्वेलप नहीं होता है। तो बिना आवरण वाले जो नाभिक रखते हैं, वैसे कोशिका वाले जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं और ये इनके अंतर्गत मोनेरा आते हैं। लेकिन जिस जीव के कोशिका के नाभिक के ऊपर आवरण होता है, इन्वेलप होता है, वैसे लोग हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक को भी मैंने दो भागों में बांटा है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कोशिका की संख्या 1 होगी। इनके अंतर्गत प्रोटिस्टा कीड़िनम आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन जब बहुकोशिकीय में जाते हैं, इनको मैं दो भागों में बांटता हूं। एक वो है जिसकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति लगा हुआ है, सेल वाल लगे होते हैं, लेकिन जिसके कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति यानी सेल वाल नहीं होते हैं, वो होते हैं एनिमलिया। उसमें हम लोग आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार, मनुष्य सब आते हैं उसमें। और जिसमें कोशिका भित्ति होता है, उसको मैंने दो भागों में बांटा है। एक वो है जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, तो नहीं करने वाले फंजाई हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो प्लांटी है, यानी कि पौधे हैं। और इन पौधों को भी मैंने दो भागों में बांटा है। एक वो जिनके शरीर को, जिसके जड़, पत्ता, तना को अलग अलग नहीं किया जा सकता है विभाजित, उनको कहते हैं थैलोफाइटा। और जिसको विभाजित किया जा सकता है उसको भी मैं दो भागों में बांटा हूं। एक वो जिसके पास भोजन और पानी ले जाने वाला स्पेशल ऊतक नहीं है, और जिसके पास है, जिसके पास नहीं है वो ब्रायोफाइटा, और जिसके पास है फिर उसको भी दो भागों में बांटे हैं। एक वो है जिसके पास बीज नहीं है, बिना बीज वाला है, और एक बीज वाला है। तो जिस बीज वाला जो नहीं है उसको करते हैं टेट्रोफाइटा। जिसके पास बीज है फिर उसको मैं दो भागों में बांटा हूं। एक वो बीज जो नंगा है, तो नंगा बीज वाला जिम्नोस्पर्म, जिसके बीज पर आवरण है उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। और यही एंजियोस्पर्म है जो जिसमें फूल होते हैं, यानी इसी एंजियोस्पर्म को हम पुष्पीय पौधा कहते हैं। और इसी एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पौधों का प्रजनन कैसे होता है, ये कैसे दो से चार दो मिलते हैं और एक नए का जन्म देते हैं, इसी कहानी को हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो आपको तो पता है, आपको पता है कि इस कहानी को कहने के लिए हमको पहले बताना होगा कि उस पुष्पीय पौधों में पहले तो हम पुष्प को देखना चाहते हैं कि ये हमको मालूम है कि प्रजनन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक की जरूरत होती है। तो हम चलेंगे, पहले हम देखना चाहते हैं कि पुष्पीय पौधों के पास
कौन कौन से उसके फूल में कौन कौन से अंग है, उसको हम देखना चाहते हैं। उसको देखने के लिए हमने बात किया कि जब हमने किसी पुष्पीय पौधों को लिया तो उसमें जो नीचे डंठल होता है उसको हम लोग वृंत कहते हैं, और डंठल के ऊपर जो थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिस पर सारे फूल फ्लावर के सभी अंग आकर उस पर लगे रहते हैं, उसको फूला हुआ रूप को हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। किसी पर सब आकर लगे रहते हैं। पुष्पासन से ऊपर चलते हैं तो देखते हैं कि एक हरी हरी पत्तियां छोटी सी निकली रहती हैं पुष्प के नीचे के भाग में, उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल। और जो रंगीन पंखुड़ियां दिखाई, जो रंगीन दिखाई देती है पत्तियां, उसको हम लोग कहते हैं दल या पंखुड़ी। तो हम लोग समझ गए कि वृंत होता है जो हम लोग डंठल लेते हैं, और उसके ऊपर जो है पुष्पासन होता है जो फूला हुआ है, उसके ऊपर हरी हरी पत्तियां होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल, और उसके बाद जो रंगीन पत्तियां होती है उसको दल या पंखुड़ी कहते हैं। और उन पंखुड़ियों के भीतर हमको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक यह और एक यह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यही पुंकेसर है, और यही जो है सो कि यही नर है और नर अंग है, और ये दूसरा एक दिखाई दे रहा है, इसको हम अंडक या स्त्री केसर कहते हैं, यही मादा अंग है। तो हम इस पर तो डिटेल करना चाहते हैं और सुंदर देखना चाहते हैं। जरा देखिए, इसको मैंने और बनाया है, बड़े रूप में बनाया है कि मेरा ये तो वृंत हो गया, वृंत के ऊपर ये पुष्पासन हो गया। पुष्पासन के बाद हम एक चीज यहाँ दिखाया है कि मेरे पास यदि कोई कली वाला फूल होता है, बड होता है, कली होता है, आप देखते हो कि डंठल है, ये वृंत हो गया, ये फूला हुआ है, इसको हम पुष्पासन कहते हैं। इसके ऊपर जो हरा वाला इसको पूरा कवर किए रहता है, अंदर से लगता है कि इसमें से फूल निकलेगा, तो इसी को हम कहते हैं कौन चीज, इसी को हम लोग कहते हैं सेपर बाह्य दल कहते हैं। तो मैंने बताया कि वृंत, ये पुष्पासन और ये बाह्य दल। और बहुत देखते हो कि फूल के चारों तरफ से बाह्य दल हरी हरी पंखुड़ियां लगी रहती हैं, तो ये चारों तरफ से जो ये चक्र बनाती है, उसी चक्र को हम लोग कहते हैं, बाह्य दल के चक्र को कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसी प्रकार से जब उसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो रंगीन पंखुड़ी, रंगीन पत्तियां हैं, तो उसको हम लोग जिसको पंखुड़ी या दल कहते हैं, अगर उसका चक्र मिलता है चारों तरफ से, देखते हैं कि एक चक्र में लपेटे होते हैं, तो दल के चक्र को कहते हैं, पंखुड़ियों के चक्र को कहते हैं दल पुंज कहते हैं। ये भी मालूम है। उसके अंदर जाते हैं तो इसको, जिसको हम पुंकेसर देखे हैं, पुंकेसर का चक्र होता है, और पुंकेसर के चक्र को हम लोग कहते हैं पुमंग कहते हैं। और यही पुमंग को आपके एनसीईआरटी कहता है कि नर जनन अंग है। जी हाँ, यही नर जनन अंग है। परीक्षा में पूछे कि नर जनन अंग कौन है, तो पुमंग है। पुमंग कौन है, तो पुंकेसरों का चक्र है, इस तरह चारों तरफ से लगे हुए हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं। फिर मादा में हमने कहा कौन सी, अंडक कहा या स्त्री केसर कहा, अंडक कहा या स्त्री केसर कहा, और स्त्री केसर का जो चक्र होगा उसको हम लोग कहते हैं जयान, और ये जयान को हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग कहते हैं। तो नर जनन अंग कौन है, पुमंग है, और मादा जनन अंग कौन है, तो जयान है। अगर किसी पुष्प में एक ही अगर जो है सो कि एक ही स्त्री केसर है तो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। चलिए उस चीज को हम लोग देखेंगे, बढ़ेंगे। हमको दोनों से मुलाकात करनी थी, मादा जनन अंग और नर जनन अंग दोनों से मुलाकात तो कर लिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रजनन कैसे होगा। पहले शादी होगी, शादी के बाद ही प्रजनन होगा, और शादी के पहले क्या होता है तो मैं बताता हूँ। जब प्रजनन का एक हिस्सा पढ़ते हैं तो इसमें 3 स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टेप है। उस 3 स्टेप को हम लोग पढ़ने चलते हैं कि जब भी प्रजनन होगा तो 3 स्टेप से हमको गुजरना होता है। क्या स्टेप होते हैं, तो स्टेप ये होते हैं कि कहीं से एक दूल्हा को खोजेंगे, कहीं से एक दुल्हन को खोजेंगे, दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों जब मिलाते हैं उस पीरियड को कहते हैं निषेचन। और जब मिल जाते हैं उसके बाद जो जायगोट बनता है, यूनिट बनता है, और वो जो आगे बढ़ता है, तो 3 स्टेज मैंने कहा। ये निषेचन कहा, जब मिलते हैं तो निषेचन के पहले की घटना, एक निषेचन के समय की घटना और निषेचन के बाद की घटना। यानी जब मिलते हैं तो मिलने से पहले की घटना, जब मिलते हैं उस समय की घटना, और मिलने की बाद की घटना। तब हम लोग ये प्रजनन को बढ़िया से पढ़ पाते हैं। तो आप तो जानते हैं कि मिलने से पहले क्या होता है, यानी शादी के पहले क्या होता है। शादी के पहले हम लोग एक लुड़का और एक लुड़की, यानी एक दुल्हा एक दुल्हन, यानी कि नर युग्मक या फीमेल युग्मक हम लोग खोजते हैं, और तब उनको ले जाकर कहीं मिलाते हैं।
तब जाकर जो है सो कि नई संतति का जन्म होता है। तो हम लोग इसको लिए पहले हम चलेंगे नर युग्मक को खोजने चलते हैं कि नर युग्मक कहाँ है, पुष्पीय पौधों में, फूलों में नर युग्मक कहाँ है, इसी को हम देखने चलते हैं। तो हम आपको अभी दिखाए हैं कि फूलों में मेरे पास जो है कि दो स्ट्रक्चर था, एक को कहते थे पुंकेसर और एक को कहते थे स्त्रीकेसर। ये तो नर वाला है, तो हमको इसमें पता लगाना है। हम इसका स्ट्रक्चर जब बनाए हैं उसमें से फूल से बाहर निकाल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में पुंकेसर में दो भाग होते हैं। एक भाग है परागकोश और एक भाग है तंतु। ये वाला जो लंबा वाला आप देख रहे हैं ये तंतु है, और ये जो देख रहे हैं दो लोब वाला जो देख रहे हैं, दो लोब वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। यहीं पर इसका नाम ही है परागकोश, यानी कोश माने जहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ट्रेजरी जहाँ है, जहाँ पराग है, इसी में पराग है। किसी ने मुझे बताया किसी में पराग है, तो हम यहीं पर चलेंगे पराग को खोजने। जरा इनको भी बता ही दे कि इनको स्त्रीकेसर को मैंने 3 भागों में बांटा है। ये सबसे ऊपरी भाग वर्तिका, ये बीच वाला पतला भाग जो देख रहे हैं वर्तिका, और नीचे अंडाशय है। यही वह वर्तिका है जहां पर जब इनको हम खोज लेंगे तो यहीं पर पहले लाएंगे और यहीं पर जाकर पहले सटेंगे। कौन? पराग, यानी कि परागकण, यानी कि मेल गैमेट, यहीं पर पहले आएंगे वर्तिका, फिर यहाँ से भीतर के जाएंगे। वो सब कहानी को हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ की कहानी देखना चाहते हैं, ये परागकोश की कहानी देखना चाहते हैं। परागकोश में क्या होगा भैया? तो परागकोश को हम देखने चलते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उसमें जो है सो कि इसी परागकोश की मैंने चर्चा की है कि देखिए ये जो मुझे मिला है पुंकेसर के बारे में थोड़ा सा जान ले कि पुंकेसर का जो डंठल वाला भाग था, जिसको हम लोग कहते हैं तंतु, ये अगर पुष्पासन से लगा होता है, पुष्पासन के समीप होता है, इसीलिए इसको समीपस्थ भाग कहते हैं। और ये जो है परागकोश है, ये पुष्पासन से दूर है, इसीलिए इसको दूरस्थ भाग कहते हैं कि दूरस्थ भाग में है। और इसका समीपस्थ भाग क्या है? इसका समीपस्थ भाग है तंतु। ये बात हम लोग जान गए। ये जब जान गए तो अच्छा, कुछ ऐसे फूल है, कैसे फूल है जिसमें जो है सो कि ये जिसका नाम मैंने कहा पुंकेसर, ये कैसे लगे होते हैं? तो उस पुष्प के दल से लगे होते हैं, यानी जो रंगीन पंखुड़ियां है उसी से लगे होते हैं। जब उनसे लगे होते हैं ये पुंकेसर, तो वैसे फूल, वैसे को हम लोग कहते हैं एपीपेटलस। क्या कहते हैं? एपीपेटलस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन है फूल? तो वे सोलेनेसी वर्ग में आते हैं। सोलेनेसी में कौन आते हैं? अलवी है, बैगन है। इन लोग का ऐसा है कि इनका नर जो है, इनका जो पुंकेसर है, वह जो रंगीन पंखुड़ियां होती है उसी में सटा होता है। जनरली क्या होता है? जनरली ये सटे होते हैं पुष्पासन से, लेकिन यहाँ एक खास परिस्थिति है कि जहाँ रंगीन पंखुड़ियों से सटे होते हैं। ये भी हम लोग जान गए, इसके स्ट्रक्चर को देखें। अब यही इसी परागकोश को इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसका मैं क्रॉस सेक्शन कर रहा हूँ, इसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कहाँ पर दूल्हा राजा है। वो दूल्हे राजा को हम खोजने चल रहे हैं। इसी के अंदर हम ये पता है, तो हम चल रहे हैं वहां पर देखने। जब इसको मैंने काटा तो मुझे क्या दिखाई दिया? उसको जब मैंने काटा तो परागकोश को काटा तो मुझे दिखाई दिया परागकोश में 2 गो पाली है, एक पाली इधर और एक पाली इधर। मैं वहां भी दिखाया हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 पाली, एक पाली ये है और एक पाली ये है, ठीक है। तो इसी पाली को मैं काट के मैं अंदर जा रहा हूँ तो दिख रहा हूँ कि ये 2 पाली में है, ठीक है ना। तो एक परागकोश में 2 पाली है और एक पाली में 2 कोष्ठक है, 2 थेका है, 2 कोष्ठक है। यानी कि एक परागकोश में 2 पाली और एक पाली में 2 कोष्ठक, यानी कि 4 कोष्ठक हो गए। 1 2 3 4, 4 कोष्ठक हो गए। यही मैंने लिखा कि एक परागकोश में 2 पाली है और एक पाली में यदि 2 कोष्ठक है तो हमारे पास 4 कोष्ठक हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या खेल है। तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि जो हमने देखा था, कोष्ठक को देखा था, तो कोष्ठक में हमने देखा कि उसके अंदर चलते हैं देखने। तो उस कोष्ठक के अंदर जो है लघु बीजाणुधानी है, एक बैग लाइक संरचना है, एक बैग लाइक संरचना है जिसमें कुछ होगा। बैग लाइक संरचना, बैग में तो कुछ रखते हैं, तो उस बैग लाइक संरचना में कुछ है, लोगों ने बताया। उस बैग के पास पहुंचेगा तो हो सकता है कि दूल्हा आपको भेटा जाए। लेकिन ये जो हमने बताया कि ये जो कोष्ठक है, तो हम देखा कि इस कोष्ठक के सबसे ऊपर एक लेयर बना हुआ है,
हमको सबको पार करना था। तो सबसे ऊपर का लेयर था, इसको हम कहे हैं बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। इसके अंदर गए हैं तो फिर दूसरा जो इसके अंदर का जो लेयर है, ये बाह्य त्वचा के अंदर का जो लेयर दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एंडोथेसियम, अंतएस्थीसियम, एंडोथेसियम। इसके अंदर जाते हैं तो हमको दिखाई देता है मिडिल लेयर, जिसको हम लोग मध्य पर्त कहते हैं। तो 3 लेयर से मुझे भेंट हुआ, बाह्य त्वचा, अंतःस्थिसियम और मध्य पर्त। हमको तीनों को पार करना था। तो तीनों मिले। मैंने पूछा भाई काहे के लिए है, तो ये कहता है लोग कि ये संरक्षण देते हैं। किसको? वो दुल्हा राजा को, जहां पर ये लघु बीजाणुधानी है उसी में दुल्हा है, ठीक है ना। तो ये संरक्षण के लिए है। और उतना ही नहीं, जब वो तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए, तो जब ये फटता है तो इसमें से बाहर निकालने यानी स्फुटन में भी मदद करते हैं। तो दो काम है इन तीनों का काम है, एक संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, और दूसरा काम है जब पराक्रम बाहर निकले तो फूटने में, उसको फोड़ने में ये काम वहां सहायता देते हैं। तो ये 2 काम इनके पास है। इसके अंदर जब इन तीनों लेयर को पार करते हैं तब मुझे एक लेयर और दिखाई देता है, जो इस लघु बीजाणुधानी के चारों तरफ से लगा हुआ है। ये अंदर में सबसे अंदर जो लेयर मिला, ये लघु बीजाणुधानी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। और ये कैसा है भाई, इसमें एक से अधिक नाभिक हो सकते हैं। ये जानिएगा, एक से अधिक नाभिक ही होते हैं, एक नहीं होते हैं, एक से अधिक नाभिक इसमें होते हैं। बड़ी स्पेशल क्लास के लोग हैं। और ऐसा है कि यही वह आदमी है जो इसको पोषण देता है, पूरा इस लघु बीजाणुधानी को पूरा खूब खाओ, खूब पियो, खूब ऐश करो, ये खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, यानी खूब पोषण देता है। काहे भाई? जानता है कि इसके अंदर कौन है, इसके अंदर जानता है कि दुल्हे राजा है, ठीक है ना, ये मेल गैबिट है, नर युग्मक है, जानता है, इसलिए उसको खूब खिलाता है, पोषण देता है। तो टेपिटम का काम क्या है? कि पोषण देना। और 3 लेयर का काम क्या है? 3 जो अस्तर दिखाई दे, इसका क्या काम है? ये संरक्षण स्फुटन देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो इसके अंदर जब जाते हैं तो हमको लघु बीजाणुधानी, टेपिटम के अंदर टेपिटम चारों तरफ से घेरे हुए है लघु बीजाणुधानी को। इसमें जाकर देखते हैं क्या है। इसमें लघु बीजाणुजन उत्तक है, उत्तक है। इसमें कौन है? लघु बीजाणुजन उत्तक है। आपको पता है कि इस लघु बीजाणुजन उत्तक में क्या है भाई? उत्तक ऐसे नहीं बनता है, उत्तक कोशिकाओं से बनता है, बहुत सारे कोशिकाओं से बनता है। तो इसमें यानी कोशिका है, इसमें सेल है। वो कौन सेल है भाई? तो इसमें सेल है लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका। अंग्रेज इसको सिंबल देता है, पीएमसी कहते हैं या एमएमसी कहते हैं। तो इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, पराग मातृ कोशिका है। किसमें? इस लघु बीजाणुजन उत्तक इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमको कोई कहा करे उसकी मातृ कोशिका, पराग की मातृ कोशिका है, यहाँ मिल जाएगी आपको। तो मातृ कोशिका मिल जाएगी तो हमको समझ में आ गया कि जब मातृ मिल जाएगी तो कोशिका भी मिल जाएगी, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो दूल्हे राजा की मां से तो भेंट हो गई, दूल्हे राजा की मां से भेंट हो गई। वो कहती है कि हाँ मैं ही दुल्हा दूंगी, मैं ही दुल्हा देने वाली हूँ। तो ये पीएमसी एमएमसी इन्हीं के पास हम पहुंचते हैं। कैसे पहुंचा आपको मालूम है? मैं इस बाह्य त्वचा एपिडर्मिस को पार किया, एंडोथेसियम को पार किया, ये मध्य पर्त को पार किया, टेपिटम को पार किया, तब लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में कौन है? तो लघु बीजाणुजन उत्तक है। और उत्तक में हम लोग गए तो उस उत्तक कहता है कि मैं तो बना हूं लघु बीजाणु मातृ कोशिका से बना हूं। तो उसी लघु बीजाणु मातृ कोशिका वही मदर सेल है, उसी मदर सेल के पास दुल्हे राजा है। तो मैं सीधे पहुंच गया इनके पास। ये सब पार करके मैं पहुंच जाता हूं लघु बीजाणु मातृ कोशिका के पास और कहता हूं जरा दुल्हे का दर्शन कराइए। कहती है मैं दुल्हा दूंगी। देखते हैं कैसे दुल्हा देती है। तो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका या पराग मातृ कोशिका ये क्या करती है कि ये मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन करती है तो अपने तो थी 2n, काहे अर्धसूत्री करती है? तो अर्ध माने आधा हो जाती है। 2n थी, 2n से n हो जाती है, 2n से n हो जाती है, ठीक है। ये डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाती है, ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाती है। कैसे भाई? तो ये मियोसिस करती है। अब मियोसिस करने से आप जानते हैं कि एक मियोसिस करने पर 4 कोशिका मिलता है।
तो देखिए मियोसिस दो भागों में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो फर्स्ट करते हैं तो 1 से 2 बना, लेकिन यहीं पर देखिए 2n से ये हो जाते हैं, और फिर 2 गो फिर 4 गो दे देते हैं। लेकिन इनकी खासियत है ये चारों एक ही में गुथे रहते हैं, एक ही में रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, जिसको हम चतुष्क कहते हैं या चतुष्क कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं या लघु बीजाणु चतुष्क या चतुष्क कहते हैं। ये हप्लॉइड होते हैं, ठीक है, ये सब बात मालूम है। और एक बहुत बड़ी सुंदर बात बताते हैं, आपसे लोग पूछते हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या है, तब एकदम आराम से कहिएगा, क्या कहिएगा कि पराग मातृ कोशिका यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। और कैसे प्राप्त हुआ है, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका और सूत्री विभाजन किया है और हमको 1 से 4 दे दिया है, अपने 2n था n दे दिया, 4 तो दे दिया। अब ये चार तो हमको जो मिला तो हम समझ गए कि किसको लघु बीजाणु जनन, इससे पीएमसी से यह लघु बीजाणु को प्राप्त करने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ये लघु बीजाणु जनन जो है 4 मिले, ये चारों बेचारे अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होंगे, जब अलग होंगे तो 4 में से मैं सिर्फ एक को लेता हूं और तब इसके आगे कहानी देखते हैं कि कैसे मुझे दूल्हे राजा से भेंट होती है। तो ये जो मिला, ये कहा कैसे कि देखिए मेरी 2 हालात है। एक हालत है कि जो 60% एंजियोस्पर्म है, यानी पुष्पीय पौधों में 60% जो लोग हैं, 100 में जो 60 है वो इस रास्ते चलते हैं और 40 जो है इस रास्ते चलते हैं। आप पहले इस रास्ते को हम लोग देख लेते हैं कि 60% वाले कौन रास्ते चलते हैं। तो ये जो मुझे लघु बीजाणु जो मिला, ये लघु बीजाणु जो है सो कि ये समसूत्री विभाजन करता है। 2 समसूत्री विभाजन करेंगे, पहला यहाँ कर रहा है, दूसरा बाद में करेगा। तो पहला यहाँ किया समसूत्री विभाजन, तो क्या हुआ, ये 1 से 2 बना, 2 सेल बनाया, ये लघु बीजाणु 2 सेल बनाया, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। ये छोटा सेल बड़ा सेल नहीं कि अंदर उसी के प्रोटोप्लाज्म में, उसी के जीव द्रव में ये तैर रहा है। तो एक बड़ा सेल बना है वो है कायिक कोशिका, और छोटा सेल बना है वो है जनन कोशिका। और ये जनन कोशिका छोटा है और कायिक कोशिका बड़ा है, और बड़ा कोशिका में छोटा कोशिका उसी में तैर रहा है। और ऐसे स्टेज को हम लोग कहते हैं 2 सेल स्टेज, यानी 2 कोशीय चरण कहते हैं। ये माइटोसिस करके, ये समसूत्री विभाजन करके, समसूत्री विभाजन पहला समसूत्री विभाजन करके ये 2 कोशिका देता है। अब ये जब 2 कोशिका के हालात में बनते हैं, तब ये बेचारा जो है कि अपने खाता पीता मोटाता है। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर 2 लेयर चढ़ते हैं। तो देखिए ये कायिक कोशिका के ऊपर तो प्लाज्मा झिल्ली है, ये प्लाज्मा झिल्ली है, लेकिन इसके ऊपर 2 आवरण चढ़ते हैं। एक आवरण है इसके प्लाज्मा झिल्ली के सबसे बाहरी एक आवरण है और उसके अंदर एक आवरण है। तो अंदर वाला आवरण जो उसको कहते हैं हम लोग अंतःचोल कहते हैं, और बाहरी वाले आवरण को हम लोग बाह्य चोल कहते हैं। तो अंतःचोल बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का, बहुत बहस याद करेंगे कि अंतःचोल बना हुआ है सेलुलोज और पेक्टिन का। और जो बाह्य वाला जो चोल है, ये बाह्य चोल ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। ये स्पोरोपोलेनिन बाप होगा, ऐसा चीज है जो ना सड़ता है ना गलता है। इस पर कितना हो टेम्परेचर अप्लाई कर दो, जल्दी गलता ही नहीं है। इस पर कितना हो तुम अम्ल डाल दो, भस्म डाल दो, ठीक है, ये गलता सड़ता गलता नहीं है। इसीलिए इसको मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक कहते हैं। और ये जो चोल है जहां तहां कहीं कहीं छिद्र बना कर रखा है। काहे के लिए छिद्र बना कर रखा है? इसी छिद्र को कहते हो जनन छिद्र, जर्मपोल कहते हो। ये काहे के लिए है कि जब ये जाएगा कहां, तो वर्तिकाग्र के पास। बोले हैं कि वर्तिकाग्र कहां है वर्तिकाग्र? तो वर्तिकाग्र हम लोग देखते हैं कि जहां पर जो है सो कि ये हमारा स्त्री केसर है, स्त्री केसर के सबसे ऊपर, वहीं पर जब जाएगा, जब वहां जाएगा तब वहां पर जाकर ये जो देख रहे हो, ये जो जनन कोशिका देख रहा है आप, ये जनन कोशिका जो है वहीं पर जाएगा, समसूत्री विभाजन करेगा और 1 से 2 दूल्हा देगा हमको, 2 गैमेट देगा, 2 नर युग्मक देगा। वहां पर ये खेल होगा। वहां ये 60% में ये खेल होता है। लेकिन 40% में कौन सा खेल होता है?
40% में खेल होता है कि ये समसूत्री विभाजन करेंगे, फिर वैसा ही बड़ा कोशिका, कायी कोशिका और जनन कोशिका, छोटा कोशिका बनाएंगे। उसी के अंदर वो छोटा कोशिका रहेगा, बड़ा कोशिका नहीं छोटा कोशिका रहेगा। और ये कहता है कि ना ना बाद में कोई झमेला ना, वही हम दूसर को जो है सो कि विभाजन कर दो, बंटवारा ही कर दो। तो ये यहीं पर बंटवारा हो जाता है। और ये जो जनन कोशिका है ये 2 कोशिका देता है, इसी को हम लोग कहते हैं नर युग्मक कहते हैं। यही नर युग्मक यहीं पर हमको मिल जाता है। और इसमें देखिए एक बड़ा और यहाँ देखिए 2 छोटा, तो यानी कि 3 कोशिका हमको मिलता है, इसीलिए 3 कोशीय चरण है। यहाँ 2 कोशीय चरण है, यहाँ 3 कोशीय चरण है। तो दूल्हा कैसे मिला ये हम लोग जान गए। अब मेरी बारी है कि हम जानना चाहते हैं जरा दुल्हन की स्थिति क्या है, कहाँ दुल्हन है। अब जरा दुल्हन को खोजेंगे हम लोग। दुल्हन तो खोज लिए, जरा दुल्हन को देखते हैं क्या खेल जरा। लेकिन एक बात तो है, जब दुल्हा मिल जाता है तो लोग ये भी बात करते हैं क्या करता है, कैसा है, देखने में कैसा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, क्या है, उसके बारे में भी लोग बहुत सारा सवाल करते हैं यार। तब उस सवालों को भी जरा सा देखना चाहते हैं। देखते हैं दुल्हा यानी परागकण। परागकण जो हमने बनाया, परागकण का इसका माप है 20 से 50 माइक्रोमीटर व्यास में करीबी होते हैं। लेकिन एक और बात है, ये परागकण कभी कभी एलर्जी भी देते हैं, गंभीर एलर्जी देते हैं, और खास करके हमारी श्वास नली को डिस्टर्ब करते हैं। और कभी कभी तो ये बहुत सारा श्वसनीय विकार दे देते हैं, जैसे दामा, श्वसनीय शोथ, सब बीमारी दे देते हैं, ये भी करते हैं। और ये बीमारी हमारे यहाँ भारत में जो है सो कि ये पार्थेनियम यानी गाजर घास के परागकण से मिला। ये गाजर घास यानी पार्थेनियम के जो परागकण है ये एलर्जी कारक है। ये कौन है? ये एलर्जी कारक है। और ये आए थे कैसे भारत में? तो जब हम गेहूं आयात किए थे, उन्हीं आयात गेहूं के साथ हमारे भारत में ये लोग आ गए थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये भी हम लोग जान गए हैं। और हम लोग देखते हैं एक और बात जानते हैं कि ये जो है सो कि परागकण ये पोषण से बहुत भरपूर होते हैं। ये परागकण पोषण से बहुत भरपूर होते हैं, इसीलिए बहुत लोग, ये पश्चिमी देशों के लोग इसको गोली बनाकर, इसका सिरप बनाकर लेते हैं। काहे के लिए? तो ये जो है सो कि ये बहुत सारे पहले खिलाड़ी और घोड़ा जो दौड़ने वाले होते हैं उनको भी दिया जाता है। काहे के लिए? तो यह उनकी कार्य दक्षता को बढ़ाता है। आप सुने होइएगा कि फला खिलाड़ी डोपिंग में फंस गया, क्यों भाई? तो यही सब लेता है, अपनी ताकत को बढ़ा लेता है और जो है सो कि खेलता है। तो इसलिए ये बहुत इसमें ताकत है। तो पश्चिम के देश इसको ऐसे ही पोषण के लिए लेते हैं इसको। और इसके बारे में बता दूं कि इसकी जीवन क्षमता के बारे में बात कर रहा हूं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे धान और गेहूं है, इनमें इसकी जीवन क्षमता मात्र 30 मिनट। जैसे ही यह गिरेंगे, गिरने से ठीक ये बस 30 मिनट तक ही ठहरते हैं। अगर उससे अति हुआ तो ये जो है सो कि खराब हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जीवन क्षमता। और लेकिन ये लोग जो है रोजेसी है, लेगुमिनेसी है, सोलेनेसी है। यानी कि रोजेसी गुलाब वगैरह, लेगुमिनेसी जिसपे हम लोग दाल वगैरह खाते हैं, ठीक है, जितने दलहन है, और सोलेनेसी बताया है आलू और बैगन वगैरह ये लोग हैं। इनके तो परागकण जब निकलते हैं बाहर, उसका महीनों दिन तक बने रहते हैं। ठीक है, इनकी बहुत बड़ी बढ़िया अवधि है। और ये परागकण की जीवन क्षमता बहुत लोग कहते हैं कि तापमान और आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, कितना तापमान है, कितना आर्द्रता है। ये सब हम लोग बात, छोटी छोटी बातों को हम जान गए इनके बारे में। इनका भंडारण भी हम कर पाते हैं। कैसे भंडारण करते हैं? तो इतना टेम्परेचर लेते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन द्रव में इसका कई वर्षों तक हम लोग भंडारण कर सकते हैं। और भंडारण का उपयोग क्या है? इसका हम लोग बीज भंडार बनाते हैं, बैंक बनाते हैं, पराग भंडार का बैंक बनाते हैं, इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। और जब रखते हैं, जब मौका आया तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इनके बारे में जान गए कि परागकण क्या है, कैसे है, ये भी हम लोग जान गए। अब जरा हम चलते हैं, दुल्हनिया की खबर लेना बहुत जरूरी है। दुल्हन तक खोज लिए, दुल्हन मिल जाएगी, यानी नर युग्मक खोज लिए, मादा युग्मक मिल जाएगी, तो फिर काम आगे बढ़ेगा। तो हम चलते हैं, पहले उसको देखते हैं। यहाँ देखते हैं स्त्री केसर के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं ऊपर का भाग वर्तिकाग्र है, ये बीच वाला वर्तिका है और नीचे अंडाशय है। अगर किसी फूल में अगर एक ही स्त्री केसर है तो उसको हम लोग एकांडपी कहते हैं, और बहुत सारे हैं तो उसको हम लोग बहुअंडपी कहते हैं। अगर एक ही फूल, एक ही स्त्री केसर है अगर किसी पुष्प में, तो उसको एकांडपी कहते हैं, और बहुत सारे स्त्री केसर है तो उसको बहुअंडपी कहते हैं। ये बहुअंडपी भी 2 प्रकार से मैं बता रहा हूं।
यदि ये स्त्री केसर ये अलग अलग रूप में अलग अलग हो, एक ही में बहुत हो लेकिन अलग अलग हो, तो उसको हम लोग वियुक्तांडटी कहते हैं। और एक ही में जुड़े हुए हो, देखिए एक ही में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग युक्तांडटी कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग हो तो उसको एपोकार्पस कहते हैं, यानी वियुक्तांडटी कहते हैं। और अलग एक ही में हो तो उसको युक्तांडटी कहते हैं। ये भी हम लोग जान गए कि अकेला होगा स्त्री केसर तो एकांडटी, अगर बहुत सारा स्त्री केसर है तो बहुअंडपी, और वो सब बहुत होते हुए भी अलग अलग है तो वियुक्तांडपी, और एक ही में समाहित हो तो युक्तांडपी। और अलग अलग वाले ये कमल के फूलों में मिलते हैं, और एक ही में जुड़े वाला ये पेपर में मिलते हैं। ये भी हम लोग जान गए। जरा इनके बारे में और जाने हम लोग, तो हमने तो बताया था कि सबसे ऊपर वर्तिका, बीच में वर्तिका और नीचे अंडाशय, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यही अंडाशय आगे चलकर फल बनता है। आप जो फल खाते हो क्या खाते हो, किसी भी फूल का, फूल की जो अंडाशय है वही जब बड़ा होता है तो आप उसको फल कहते हो और खाते हो। लेकिन सेब और स्ट्रॉबेरी जो खाते हो इसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि तो झूठा फल है। कहा है भाई, तो उसमें अंडाशय के बनने से फल नहीं बनता है। इसमें सेब और स्ट्रॉबेरी में, इसमें जो पुष्पासन देखे हो, पुष्पासन बड़ा होकर और सेब और स्ट्रॉबेरी बनाता है, इसीलिए इसको हम झूठा फल्स फ्रूट कहते हैं। और इसको हम लोग वास्तविक इसलिए कहते हैं कि वास्तविक किससे बनता है, तो अंडाशय के बनने से बनता है। ये भी हम लोग बहुत नई बात जान गए। जरा देखते हैं और खेल को देखते हैं, तो उसी अंडाशय में हम लोग जाते हैं। तो अंडाशय के अंदर जो है कि जो भाग दिखाई दे रहा है खाली, इसको हम लोग गर्भाशयी गुहा या कोष्ठक कहते हैं। और उस गर्भाशय उसमें अंडाशय के अंदर हम देखते हैं कि एक जो है कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर खुला हुआ एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, इसको हम अपरा कहते हैं। और अपरा से एक डंठल निकलना होता है जिसको हम फनिकल कहते हैं। और फनिकल और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम ओव्यूल कहते हैं, यानी बीजांड कहते हैं। और बीजांड और फनिकल जहां पर मिलते हैं उस जगह को हम हाइलम कहते हैं। एकदम स्पष्ट शब्दों में समझिए कि ये जो अपरा से निकला जो डंठल है फनिकल है, और ये डंठल से लगा हुआ जो ये बीजांड है ओव्यूल है, ये दोनों को जहां मिलान होता है उस मिलन बिंदु को हम लोग हाइलम कहते हैं। अब हमारी कहानी है इस बीजांड के बारे में। यही बीजांड है जहां पर हमको दुल्हन भेटाने वाली है। तो इस बीजांड को हम कहते हैं गुरु बीजानुधानी कहते हैं, ठीक है ना। यही बीजांड कहो, ठीक है ना, यही मेगा स्पोरेंजियम बनाएगी। इसी बीजांड में हम लोग बात करने चलते हैं इस बीजांड की कहानी को जरा हम देखते हैं। उस बीजांड में क्या होता है, तो बीजांड पर ये उसके ऊपर से आवरण होते हैं, बीजांड के ऊपर से आवरण होते हैं। और जो आवरण आप देख रहे हैं इस आवरण को हम कहते हैं अध्यावरण, यानी इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ खाली जगह देख रहे हैं। यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ा हुआ है कि यहीं से हमारे दुल्हा राजा आने वाले हैं, इसलिए जगह छोड़ा हुआ है कि यहीं से ही आएंगे। और जिधर से यह खाली जगह छोड़ा इसको हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल कहते हैं। और ठीक इसके अपोजिट, इसके विपरीत साइड में जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं चलाजा, यानी निभाग कहते हैं। एकदम क्लियर कट में समझिएगा जो बात मैं कर रहा हूं कि जिधर यह अध्यावरण नहीं है, जहां खाली है, इसको कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और ठीक इसके विपरीत भाग को चलाजा, यानी निभाग कहते हैं। और इस बीजांड में भरे क्या है भाई, तो इस बीजांड में न्यूसेलस भरे हैं, नाभिका न्यूसेलस 2n भरा हुआ है। लेकिन इतने भरे हुए हैं, लेकिन इस सब में से मात्र एक जो है वो कहती है अरे कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है, नो वन, सिर्फ मैं हूं जो दुल्हन को दे सकती हूं, बाकी किसी की ताकत नहीं है। तो उसमें से कोई नहीं, सिर्फ एक जो देने के लिए तैयार है दुल्हन, यानी कि फीमेल गैमिट, यानी कि मादा युग्मक, उसको हम लोग कहते हैं मेगा एमएमसी कहते हैं, यानी गुरु बीजाणु मातृकोशिका मेगा स्पोर मदर से। यहां भी मतारी से भेंट होगी हमको, यहां भी मां से भेंट हो गई जो हमको दुल्हन देने वाली है। तब देखते हैं इनकी कहानी को, हम लोग देखने चलते हैं इनकी कहानी को। तो जो एक है, अच्छा एक और बात छोटा सा बता थोड़ा सा, कि जो हम लोग देखे हैं अभी, कि हम लोग देखे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लगा हुआ था ये फनिकल,
हिलन, ठीक है ना। कुछ कुछ केसों में ऐसा भी होता है, जो आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है कि ये फनिकल यहाँ है, यहाँ हिलन लगा हुआ है और माइक्रोपाइल इधर है, तब वो ऐसे भी स्थिति हो सकता है। और इसके माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत को उसके विभाग कहेंगे, और ऐसा एनाट्रोपस ओविलियो होता है, इसको परंपीय बीजांड कह सकते हो। तो ऐसा भी आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। चलिए, हमारी काम तो है दुल्हन को खोजना, उसकी मातृ कोशिका मिल गई है, तो मातृ कोशिका मिल गई है, यही मातृ कोशिका है, 2n है, यही एमएमसी है। इसको मैंने देखा, ये क्या करती है, ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन करके और एक अर्धसूत्री के बाद 4 कोशिका मिलता है, ये 4 कोशिका देती है। लेकिन ये अपने तो 2n है, डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड दे रही है, लेकिन इसमें 4 में से 3 जो है, ये 3 किसी काम के नहीं है, ये इनका क्षय हो जाता है। इसमें से मात्र एक कार्यशील रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु स्त्री। यही एन मिला मुझे। यहां से जब ये अर्धसूत्री विभाजन की तो हमको सिर्फ 1 मिला, 4 तो आया था, 3 नष्ट हो गए, 1 बचा हुआ है। और ये एक्टिव है, ये कहता है अरे मैं काफी हूं, ठीक है ना। जरा अब इसकी कहानी मैं देखना चाहता हूं कि ये जो कार्यशील गुरु बीजाणु स्त्री जो मुझे मिली है, ये कैसे हमको दुल्हन तक पहुंचाती है, कैसे ये दुल्हन बनाती है, इसी को मैं देखने चल रहा हूं। तो ये पहले अपने शरीर को बढ़ाती है, और शरीर को बढ़ाकर और तब क्या करती है, इसमें जो एक एन सेल था, ये वहां से 3 गो समसूत्री विभाजन करती है, 3 गो माइटोसिस करती है। तो 1 की तो 1 से 2 बना, फिर 2 किए, 2 अर्धसूत्री विभाजन किए, 2 समसूत्री विभाजन किए तो 4 बना, 4 समसूत्री विभाजन किए तो 8 बना, 8 सेल बना दिए। 3 समसूत्री विभाजन द्वारा एक ही है, कोशिका एक ही है, एक ही कोशिका में 8 गो हमको नाभिक हमको मिला, 8 गो केंद्रक मिला, 8 हमको न्यूक्लियस मिला। एक ही सेल में 8 न्यूक्लियस जब मिल जाता है, तब ये कहता है कि यार तुम लोग अपना कहीं स्थान पकड़ो, ऐसे ही मत रहो, कहीं स्थान पकड़ो। ये स्थान पकड़ते हैं, ये 8 के 8, 3 नीचे आ जाते हैं, 3 ऊपर चले जाते हैं, और बीच में 2 रह जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, तब ये कहता है कि अरे तुम लोग अपना कोशिका भित्ति बनाओ, सेल वॉल बनाओ, अलग अलग अपने जीवन बनाओ, ठीक है ना, मेरे साथ क्यों लगे हो। तो नीचे हम देखते हैं जो 3 है, ये 3 अपना कोशिका भित्ति बनाकर 3 कोशिका हो जाते हैं, और इसका नाम है प्रतिव्यासांक। इनको हम लोग एंटीपोडल कहते हैं, प्रतिव्यासांक कहते हैं। और ऊपर में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये भी जो है सो कि 3 कोशिका बना लेते हैं, 3 कोशिका बना लेते हैं, जिसमें से ये बीच वाला जो देख रहे हो, यही अंड कोशिका है, यही अंड कोशिका है, यही एग सेल है, यही वह रानी है, यही वह दुल्हन है, यही वह जो है सो कि फीमेल गैमिट है, यही वह मादा युग्मक है जिसकी मुझे तलाश थी। ये मिल गई। और इसके बगल में दो हमको दिखाई दे रहा है, इनके बगल में 2 सहायक कोशिका है। तो जानते हो कि कैसे जब वरमाला होती है उस समय क्या होता है, जो दुल्हन होती है उसके अगल बगल में 2 सहेलियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार से 2 सहेलियां हैं, 2 सहायक कोशिका है। इनको सिनर्जिड्स कहते हैं, सहायक कोशिका सिनर्जिड्स कहते हैं। और इनके पास जो है, इस सहायक कोशिका के पास फिलिफॉर्म ऑपरेटस है, यानी तंतु रूप समुच्चय है। और ये क्या करते हैं, ये तंतु रूप समुच्चय ही जो है सकी ये बतलाते हैं जब दूल्हे आएंगे और अपना पोलन पराग नली निकालेंगे, तो पराग नली की दिशा किधर से दूल्हे राजा जाएंगे, इनको ये रास्ता बताती है, इनको दिशा बताती है। किस रास्ते से जाए उसको दिशा बताने वाले कौन है, फिलिफॉर्म ऑपरेटस। फिलिफॉर्म ऑपरेटस कहाँ होते हैं, तो ये सहायक कोशिका में होते हैं। और सहायक कोशिका कहाँ होते हैं, तो ये अंड कोशिका यानी एग सेल के अगल बगल दोनों होते हैं। ये जान गए हम लोग, परीक्षा में कैसे भी पूछे बता सकते हैं। तो हमने देखा कि इस अंड कोशिका में, अंड कोशिका देख लिए, सहायक कोशिका देख लिए, प्रतिव्यासांक देख लिए, सर बीच में जो 2 नाभिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्र। ये अपना सेल वॉल नहीं बनाते हैं, ये अपना कोशिका भित्ति नहीं बनाते हैं, कहते हैं जो पुराना सेल था, जो कोशिका था, उसी में हम रहेंगे। ये जो बड़ा सेल जो दिखाई दे रहा है, इसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं, और इसी में ये 2 सेल है, और इसको हम ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब समझिए जो स्ट्रक्चर बना सो क्या बना, इस स्ट्रक्चर को कहते हो भ्रूण कोष
एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में तुम क्या देखते हो? भ्रूण कोश में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? 1 2 3 4 5 6 आई बड़ा वाला मिलाकर 7 कोशिका देखते हैं। और इसमें नाभिक कितना देखते हो? नाभिक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नाभिक, 8 केंद्रक देखते हैं। तो पूछने वाला पूछता है कि भ्रूण कोश, तो भ्रूण कोश में 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। तो आपको मैं अभी दुल्हन से भी भेंट करा दिया, तो दुल्हा राजा भी मिल गए, दुल्हन रानी भी मिल गई। अब क्या है? अब हम इसके आगे चलेंगे तो हम कहेंगे कैसे दुल्हन राजा के घर से उठाकर दूल्हे राजा को घर से उठाकर दुल्हन रानी के घर पर कैसे बारात को ले जाएंगे। अब हम लोग बारात की तैयारी कर रहे हैं। दुल्हा तो खोज लिए, दुल्हन खोज लिए, नर युग में खोज लिए, मादा युग में खोज लिए, अब तो बारात लगाने की तैयारी करनी है। तो अब हम लोग अगला देखेंगे, जो बारात लगाते हैं उसको परागन कहते हैं, कैसे परागन होगा ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।